अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा और हेल्थ 21 आप देखते हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जानिब से। और आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है फॉलेज, और फॉलेज के बाद जो पैरालिसिस हो जाता है उसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर उषा ताराचंद ने, फिजियोथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर उषा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि फॉलेज जो है बुनियादी वो बीमारी है क्या? ये बीमारी है जिसमें हमारे पास खून की रवानगी मुतासर होती है। अब वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है, लाइक या आपका एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी वजह से आपके सर पे चोट लगी हो तो आपका ब्लड फ्लो हो गया और अब वो जो खून की नाली है वो प्रॉपर खून अब सप्लाई नहीं कर पा रही उस पार्ट ऑफ ब्रेन में, तो वो इस तरह से मुतासर हो सकती है। या फिर हमारे पास रुकावट डायरेक्ट क्लॉट बन जाता है, तो मतलब खून का ब्लड का जम जाना दिमाग में और फिर वो आगे मजीद पार्ट में ब्लड ना सप्लाई कर सकना, ये हमारे पास स्ट्रोक कहलाता है। अब इससे होता ये कि ऑक्सीजन जो होती है दिमाग में वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, उस पार्ट के ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जो दिमाग के जो सेल्स हैं, और फिर वो जिस पार्ट को सप्लाई कर रहा होता है, दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ पैरालिसिस हो जाती है हमारे पास, जिसको हम आम लैंग्वेज में फॉलिश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि फॉलेज की जो बुनियादी वजूहात क्या हैं, किस बिना पर ये हो रहा होता है? कॉलेज की हमारे पास जो सबसे बेसिक वजह जो आती है वो होती है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब किसी इंसान का मुस्तकिल अब 140 ब्लड प्रेशर रह रहा है और विदाउट वो चेक नहीं कर रहा, उस पर नोट नहीं कर रहा, तो वो कंटिन्यूस बढ़ के वो इस ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इतना ब्लड प्रेशर जो होता है वो दिमाग नहीं हैंडल कर पाता। उसके अलावा डायबिटिक हमारे पास कॉज होती है कि शुगर बढ़ी हुई है, वो हमारे पास ब्लड को इंक्रीज़ करती है, उसके फिलो को, तो वो एक तरीके से इफेक्ट करती है। ओबेसिटी हमारे पास आती है। इसके अलावा एज इफ़ेक्ट करती है कि आपकी एज जो है वो इस चीज़ पे मुतासर करती है आपके फॉलिज की कंडीशन को। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप अगर आपकी वर्किंग लाइफ स्टाइल इस तरह से है कि आप कंटिन्यूस बैठे हुए हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जिसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो वो भी समहाउ इस चीज़ को मुतासर करता है। हमें ये बताता है कि ये चीज़ इन फ्यूचर कंडीशन हो सकती है। जेनेटिकली जिसे हम कहते हैं खानदानी बीमारी, फॉलिज उसमें भी शामिल होती है कि हमारे पास खानदानी बीमारी के तौर पे भी ये चीज़ आ सकती है कि आप खानदानी तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपकी है नस्ल दर नस्ल ये चीज़, तो आपको इस चीज़ पर इफेक्ट होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब ब्लड प्रेशर जैसे आपने बताया कि हाई हो जाता है तो हार्ट अटैक भी होता है, तो क्या हार्ट अटैक के साथ फॉलेज हो सकता है या ये दोनों अलग बीमारी? दोनों डिफरेंट होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हार्ट अटैक अगर हो गया तो ज़रूरी नहीं है आपको फॉलेज हो, क्योंकि वो उस बिल्कुल अलग ब्लड सप्लाई है दोनों की। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज अबव 140 जैसे मैंने बताया, 150 बताया, वो ब्लड प्रेशर ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है। अब वो ब्रेन की तरफ जो सप्लाई करी वो इफेक्ट हो रही है, लेकिन हार्ट वाली चीज़ अलग है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एक तरीके से साइलेंट किलर जिसे कहते हैं हम हार्ट अटैक के तौर पर वो होता है, लेकिन देट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यानी इंडिकेटर हो सकता है हार्ट अटैक बिल्कुल। जो है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फॉलेज में जो फिजियोथेरेपी का जो किरदार है वो क्या है? फॉलेज में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। जैसे अब डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया आपको फॉलेज हो चुका है, आप पैरालिसिस की तरफ जा रहे हैं, अब वो आपको मेडिसिन देंगे, अब वो आपके ब्लड को थिन करेगा, उसको रिकवर करेगा, लेकिन अब जो आपके मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं उसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। अब फिजियोथेरेपी इस तरह से कि आपको फिर से नॉर्मल अपनी रूटीन की तरफ लेकर आएगी, फिर से आपको चलना फिरना सिखाएगी, मसल्स जैसे फेस के इफेक्ट होते हैं वो हम उसको ट्रीट करते हैं, हम उसको फिर से चलाने की सिखाते हैं कैसे चलना है। अब पेशेंट बेड पे है, अब वो बेड से उसको वॉकर से उसको फिर हम फिर से इंडिपेंडेंसी की तरफ ले आना, ये फिजियोथेरेपी का रोल होता है। अच्छा, फॉलेज में कोई लेवल्स हैं कि पैरालिसिस के कोई स्टेज 1 या स्टेज 2 या इस तरह से? स्टेजेस हम इस तरह से कह सकते हैं कंडीशन पे। अब ये नहीं होता कि पूरी बॉडी एक साथ ही पैरालिसिस हो जाए। हमारे पास हेमी पैरालिसिस जिसे कहते हैं कि हाफ साइड बॉडी इफेक्ट हुई है, या फिर कुछ फॉलेज की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास पैर इफेक्ट हो जाते हैं, अपर बॉडी नहीं होती। कुछ ऐसी होती है पूरा वन साइडेड विथ फेस इफेक्ट होता है, तो वो अब ब्रेन के पार्ट पे डिपेंड है कि कौन सी आर्टरी जो इफेक्ट हुई है, कौन सी खून की नाली इफेक्ट हुई है। तो इसमें हमारे पास जो 3 तरह की मेन इंपॉर्टेंट खून की नालियाँ होती हैं, वो उसमें किस पे इफेक्ट हो रहा है, वो हमारे पास इस चीज़ को डिफाइन करता है कि आपको कौन सा स्ट्रोक हुआ हुआ है, कौन सा कॉलेज है। अच्छा, ये बताइएगा कि फिजियोथेरेपी में जो है वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? जो स्ट्रोक फिजियोथेरेपी है इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। स्ट्रोक फिजियोथेरेपी एक न्यूरो फिजियोथेरेपी में बहुत एक अहम रोल है, जो पाकिस्तानी की कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर वगैरह चीज़ें आती हैं। अब इसमें हमारे पास एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं
कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस थेरेपी। इसमें हम जो सीधा हाथ है, एग्जाम्पल के तौर पे जो सही हाथ है जो बिल्कुल सही से काम कर रहा है उसको हम रोक देते हैं। हम कहते हैं आप इस हाथ से काम ना करें, हम ज़बरदस्ती इफेक्टेड वाले पार्ट से काम करवाते हैं ताकि वो सीखे और उसके थ्रू काम करे। दूसरा हम इस तरह से करते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक कहलाती है कि अब ब्रेन का वो पार्ट तो इफेक्ट हो गया, वो अब ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन हम बार बार मूवमेंट कराकर एक न्यू पाथवे जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि एक नया रास्ता बन जाए जिससे ब्रेन को सिग्नल मिले और वो फिर काम करना शुरू करे। इसके अलावा हम गेट ट्रेनिंग पे काम करते हैं ताकि वो फिर से चल फिर सके, इसलिए हमारे पास ट्रेडमिल्स के थ्रू करते हैं, हम एग्रोनॉमिक साइकिल्स यूज़ करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास आ रही हैं। हम टास्क डिफाइन करते हैं, लाइक रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो प्रॉपर करने के लिए हम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करते हैं। लाइक हम कहते हैं ये पेंसिल उठा के आप वहाँ रख दें, ये कप उठा के उधर रख दें, या फिर इस कप के अंदर पानी फिल कर लें ताकि उनकी फाइन मूवमेंट्स, जो हाथों की छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, वो ग्रिपिंग आ सके। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो मसल की स्टिफनेस हो जाती है अगर पूरे एक साइड के ऊपर जो है वो पैरालिसिस हो गया है कॉलेज के बाद, तो उसको किस तरीके से फिर आप मैनेज करते हैं? उसके लिए स्ट्रेचिंग हम यूज़ करते हैं कि हम मसल्स, क्योंकि अब अकड़ाहट है, अकड़ाहट को कम करने के लिए हम मसल्स को खींचेंगे, अगर नहीं खींचेंगे वो वहीं पे सिकुड़ जाएंगे, वो मज़ीद सख्त से सख्त होते जाएंगे। तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हम प्रॉपर पोजिशनिंग के साथ स्प्लिंट हमारे पास आते हैं कि डिवाइसेस हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होती हैं, वो हम उनको लगाते हैं ताकि मसल्स जो हैं वो अकड़े ना रहें। जैसे पैर के मसल है, घुटने इफेक्ट हुए, मोस्ट कॉमनली घुटना इफेक्ट होता है पैरालिसिस में, उसके मसल ज़्यादा अकड़ते हैं जल्दी, तो हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखकर उसको स्प्लिंट बांधते हैं, जैसे एक टाइट बांधना जिसे कह लें, वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सीधा रहे, वहाँ के मसल वेस्ट ना हो। तो जब वेस्ट नहीं होंगे फिर वो जब मूवमेंट करेंगे तो वो हेल्पफुल होंगे। तो स्ट्रेचिंग, स्प्लिंटिंग, प्रॉपर पोजिशनिंग, वहाँ पे वेट बेयर करवाते हैं ताकि वो फिर से मसल जो है वो इस कैपेबल हो जाए, उसकी वीकनेस कम हो जाए ताकि वो वेट बेयर कर सके। तो ये चीज़ें हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जो कॉलेज के मरीज़ हैं इनके जब डायग्नोस हो जाता है कि इन्हें पैरालिसिस हो गया है तो कब शुरू करनी चाहिए फिजियोथेरेपी? फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाती है फिजियोथेरेपी या कुछ टाइम के बाद आप शुरू करवाते हैं? जैसे आप हॉस्पिटल में गए, आपको डॉक्टर ने डायग्नोस किया, आप वहाँ एडमिटेड हैं, मोस्टली तो ये होता है काफ़ी हॉस्पिटल्स में आप फिजियोथेरेपी टीम वहाँ पे विजिट करती है, आपको वहाँ पे जब तक आप एडमिटेड हो आपके प्रॉपर सेशन होते हैं। बट आफ्टर डिस्चार्ज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करवाते, बट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि 40 आवर्स बाद करें, 2 दिन बाद करें, 3 दिन बाद करें, क्योंकि ये पैरालिसिस कंडीशन है, जितना आप डिले करेंगे इतना ये चीज़ मज़ीद बढ़ेगी। तो विद इन 24 आवर्स मतलब आप डिस्चार्ज हुए हैं, आपने फ़ौरन, जैसे मेडिसिन जिस तरह से कह लें, आप प्रॉपर उसको यूज़ कर लेते हैं, इसी तरीके से फिजियोथेरेपी सेशन भी प्रॉपर फर्स्ट डे से ही शुरू करें ताकि मज़ीद प्रॉब्लम से बचा जा सके। जैसे अभी आप स्पास्टिसिटी का हमने बताया, कड़ाहट का बताया, वो जितना आप डिले करोगे उतनी वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब मरीज़ को कॉलेज हो जाता है और उसके बाद उसका पूरा हिस्सा अगर एक पैरालाइज हो गया है और फेस पे भी इफेक्ट होता है तो बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हम फिजियो एक्सरसाइजेस होते हैं, मुंह पे हम जो मसाज थेरेपी यूज़ करते हैं, हम उसको वॉवल्स के थ्रू स्पीच के यूज़ करवाते हैं। बट एज अगर फेस की हम बात करें, फेस में प्रॉपर काम स्पीच फिजियोथेरेपिस्ट भी हम रिकमेंड करते हैं कि लाइक जो प्रॉपर मसल्स वगैरह इफेक्ट होते हैं वो उस तरीके से ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। लेकिन जैसे अब फॉलेज हो गया, फॉलेज के साथ ना एक कंडीशन हो जाती है बेल्स पाल्सी जिसे कहते हैं कि वन साइडेड मसल्स जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो हम उन मसल्स को फिर से हम रीगेन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ फिर से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्पीच है वो प्रॉपर एक स्पीच थेरेपिस्ट ही प्रॉपर हम कहते हैं कि आप वो करवाएं ताकि आपकी फिर से बोलने की सलाहियत वापस आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो इसका इलाज है, यानी जो फिजियोथेरेपी है पैरालिसिस के लिए कॉलेज के बाद, तो वो कहाँ कहाँ मुमकिन है? ये तमाम अस्पतालों में होता है या स्पेसिफिक सेंटर्स हैं इसके लिए? नहीं, हर अस्पताल में मौजूद है, हर सेंटर जहाँ जहाँ आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक वगैरह देखते हैं वहाँ प्रॉपर फिजियोथेरेपी की पूरी डिवाइसेस वगैरह जैसे हम कह लें, जैसे हमने कहा था प्रॉपर प्लान किया जाता है, तो आप कहीं पे भी किसी भी करीबी फिजियो क्लिनिक पे जाकर आप फिजियो करवा सकते हैं। इवन होम बेस भी फिजियोथेरेपी होती है कि ठीक है आपका पेशेंट जो है वो काफ़ी पैरालिसिस है, वन साइडेड पूरा इफेक्ट आप ले जा नहीं सकते, तो आप उसको घर पे ही फिजियोथेरेपी सेशन उसको कह सकते हैं कि आप वो करवाएं। अच्छा, ठीक है। मुझे ये भी बताइएगा कि जो कॉलेज है या हाई ब्लड प्रेशर के जो असरात हैं जो दिमाग पे होते हैं, अभी हम देख रहे हैं बड़ी अर्ली एज में लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो इसके में एज ग्रुप और जेंडर का कोई फ़र्क है जो आपके पास पेशेंट आते हैं? मोस्टली जो होते हैं वो एजेंट होते हैं जिनकी 40+ एज होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि लोग जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर, कोई यंग एज भी हो रही है, वो मेन रीज़न होता है स्ट्रेस का, कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी वर्क लाइफ जितनी हेक्टिक है, जितनी
थका देने वाली है, तो आपका ब्लड प्रेशर उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब वो चीज़ इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि अब यंग एज में भी होने लगी है ये चीज़, वरना मोस्टली जो अगर हम एक साइंटिफिकली बात करें तो अब 40+ लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जेंडर एज इट इज़ डिफाइन नहीं होता, मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी हो सकता है। और जैसे ये किस लोगों में होता है, जैसे मैंने बताया था कि ख़ानदानी बीमारी के तौर पर भी ये चीज़ हमें नज़र आती है कि अगर किसी के पेरेंट्स को ये चीज़ हो चुकी है, हाई ब्लड प्रेशर का वो पेशेंट है, तो चांसेस ये होते हैं कि आपके पास कि इन फ्यूचर आप में भी ये चीज़ बढ़ सके या आप में ये असरात हों। जैसे डायबिटिक हम कहते हैं कि ये ख़ानदानी नस्ल में नस्ल बीमारी है, वैसे ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो इन शॉर्ट यही होता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। और डायबिटीज़ कितना इफेक्ट करती है इसके ऊपर? जैसे ब्लड प्रेशर इफेक्ट करता है, तो डायबिटीज़ के कितने चांसेस हैं कि जिसकी वजह से कॉलेज हो? डायबिटीज़ डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट साथ में, लाइक डायबिटिक हो गया, आप शुगर लेवल इंक्रीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर यकीनन हर क्वांटिटी नॉर्मल कम होनी चाहिए हमारी बॉडी में। तो जब आपकी शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो वो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है। तो जो इनडायरेक्टली शुगर, डायबिटीज़ भी शुगर को ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती है चीज़ें, तो फिर वो इस तरह से इफेक्ट करती है। वैसे ओबेसिटी भी बिल्कुल इसी तरह से ले जाती है कि आप मोटापा है, शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कितनी अवेयरनेस है लोगों को इस बारे में कि वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, क्योंकि आगे फर्दर ये इतना सीवियर यानी स्ट्रोक की तरफ चले जाते हैं, पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों को कितनी अवेयरनेस है इस चीज़ की? हम जैसे देखते हैं ना, लोगों को इतनी नहीं होती कि मतलब उनको लगता है कि ठीक है नॉर्मल बीपी है 130 140 है, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मेडिसिन ले ली, ठीक हो गया। काफ़ी ऐसे होते हैं जो मेडिसिन भी नहीं लेते, वो सिंपल ना डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। आपका कंटिन्यूस बीपी आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से बढ़ा हुआ है, यू हैव टू चेक। आप उसको प्रॉपर चेक करें, उसको प्रॉपर नोट डाउन करें एंड देन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनको बताएं कि मेरा बीपी मुस्तकिल क्यों बढ़ रहा है, वो फिर आपको टेस्ट देंगे, ये चीज़ें रिकमेंड करेंगे। लोगों में इतनी अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, उनको लगता है कि बीपी है, ये चीज़ नहीं इफेक्ट हुई। बट अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में स्ट्रोक के केसेस इंक्रीज़ है, उनकी प्रिवेलेंस अब बामुकाबिल पिछले सालों के बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, वो लोग उस टेंशन को ओवरकम नहीं कर रहे, और महंगाई की वजह से लोग कहते हैं कि हमें टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। तो ये चीज़ इस तरह से मर्दों में इस तरह से भी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट करती है। और अगर हम औरतों की बात करें, औरतों को ये होता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स कि फैमिली सपोर्ट, वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा, हमें फैमिली लाइफस्टाइल ऐसी है उनकी, उनको लगता है कि हम घर के काम कर रहे हैं तो हमारा प्रॉपर रूटीन सही है, तो हमारा बीपी नहीं बढ़ सकता। नहीं, आप गर्मी में किचन में कंटिन्यूस काम कर रहे हो तो आपका बीपी इस चीज़ से इफेक्ट कर रहा है, उनको ये लगता है, आप उसको दिखाएं डॉक्टर को। तो वो चीज़ हमें अवेयरनेस इस तरह से होगी। हम मुख्तलिफ कैंपिंग होती है यहाँ पे, हम वर्कशॉप्स की जाती हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अच्छा डॉक्टर ओशा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो फॉलिज से बचने के लिए कोई इकदाम कर सकते हैं, प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं? प्रिवेंशन के तौर पर हम डाइटरी कंट्रोल, जो हम ग़िज़ा कहते हैं, वो प्रॉपरली, उसमें नमक का इंटेक कम रखें, वॉक करें प्रॉपर 30 मिनट्स वॉक, स्पेशली इन मॉर्निंग, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके काम ऐसे हैं, तो आप इवनिंग ज़रूर करें, लेकिन वॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा अपने स्ट्रेस को मेंटेन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करती है, तो उस चीज़ से आप रोक सकते हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं वो करें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, वो जितना उसका इंटेक अच्छे से रखेंगे, आपकी डाइट अच्छी होगी, आपका वेट भी इस चीज़ से इफेक्ट होगा, आपकी शुगर भी इफेक्ट हो जाएगी, और हमारे पास ब्लड प्रेशर जो हम कह रहे हैं, जो इस सब चीज़ों की जड़ होती है, मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट में या फॉलिज के पेशेंट में जिसे कह लें, वो चीज़ इस तरह से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी जिक्र किया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था डाइट के हिसाब से, कि डाइट क्या रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका एक तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे और फिर ये जो खतरात हैं इस तरह की बीमारी के वो ना हो? लो शुगर इंटेक डाइट, जो कि हमारे पास डायबिटीज़ कंट्रोल करवाएगी, और सॉल्ट, नमक का खाने में कम इस्तेमाल करें। अगर आपका बीपी मुस्तकिल हाई रह रहा है तो वो चीज़ कम करें, चॉकलेट्स चीज़ें वाली चीज़ें कम करें, मिठाइयाँ कम लें ताकि वो चीज़ इफेक्ट ना करे आपके पास। और जैसे हम देखते हैं ना, नॉर्मली रूटीन में लोग स्मोकिंग भी करते हैं, तो स्मोकिंग भी इस चीज़ को इफेक्ट करती है कि एक तरह से वो भी आपके ऑक्सीजन, जैसे क्योंकि फॉलिज हमारे पास होता है ऑक्सीजन की कमी दिमाग में, और वो हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचता है ब्लड की वजह से, तो एक चीज़ तो ब्लड प्रेशर आ गई, बाकी स्मोकिंग भी इफेक्ट करती है। स्मोकिंग आप वो हटेंगे तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ही चीज़ आती है, तो उस चीज़ों को भी हम फोकस किया जा सकता है। और ये जो फास्ट फूड है या बहुत ऑयली खाने हैं, इनकी वजह से क्या होता है?
इनकी वजह से ब्लड क्लॉट, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दिमाग में ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि जो फैटी चीज़ें होती हैं वो एक क्लॉट की शक्ल में वो हमारे ब्लड सर्कुलेट में मूव कर रही होती हैं, और वो जाके या तो अगर जैसे आपने पूछा ना कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट वाली कंडीशन, वो इसी तरह से कि अगर वो क्लॉट जो है वो आपके हार्ट की तरफ चला गया तो वो हार्ट अटैक वाली कंडीशन आ जाएगी। और वही क्लॉट, वही फैटी चीज़ें अगर आपके पास चली गई ब्रेन में तो वो ब्रेन को इफेक्ट करती हैं, वो उस तरफ वो फिर फॉलिज की तरफ ले जाती हैं। तो जिसका कोलेस्ट्रॉल वाली बढ़ा हुआ है वो भी इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि वो भी कंट्रोल करें। ठीक है। डॉक्टर उषा ताराचंद हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट, और उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि फॉलिज की वजूहात क्या हैं, किस तरह ये बीमारी जो है वो असरअंदाज होती है लोगों पे, प्रिवेंशंस क्या क्या हम ले सकते हैं, और फिजियोथेरेपी का स्पेशली किरदार क्या है कि वापस आप अपनी लाइफ रूटीन में आ सकें। इसी के साथ मुनीबा गुल को और हेल्थ 21 से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।